नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने खुद से ज़्यादा पीड़ितों और शोषितों के हित की सोची। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जीवन पर्यंत अन्याय, अत्याचार, जाति पाति, भेदभाव, छूत अछूत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा। बीती सदी का एक ऐसा महामानव जिसका व्यक्तित्व ना रहते कमज़ोर था, ना अमर होने के बाद हल्का हुआ। लेकिन अफसोस कि राजनीति के बदलते मौसमों के बीच इस शख्सियत की अहमियत, इनकी महानता की गाथा और इनके किए गए कामों की कर्मठता समाज, देश और सोच के साथ साथ बदलाव और विकास में इस नाम के योगदान को भुला दिया गया उन बातों को जिन्हें इनसे पहले ना कभी किसी ने सोचा था, ना महसूस किया था, ना उनके खिलाफ कभी कोई उठकर खड़े हुए थे। उनका रुख बदलने की हिम्मत की उस शख्सियत ने, जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ पहले से ही, और उस शख्सियत का नाम था भीमराव अंबेडकर। जिन्हें चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनको समझने वाले, उनके आदर्शों पर चलने वाले आज उन्हें बाबा साहब कहते हैं और नमन करते हैं उस शख्सियत को उनके अमिट योगदान के लिए और उनके देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए। और आज उनकी पुण्यतिथि पर देश रोजाना भी उनको कोटि कोटि नमन करता है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बात करेंगे राजनीति के कलेवर के पीछे छोड़ दी गई इसी महान शख्सियत के उन बड़े कामों की जो अगर ना किए गए होते तो आज भारत बहुत कुछ ऐसा होता जो बदला ना होता। क्योंकि इस शख्सियत का योगदान सिर्फ संविधान की रचना या छूत अछूत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने तक सीमित नहीं था। ये साक्षी और सारथी थे उस दौर में भविष्य के लिए किए गए उन तमाम विकास कार्यों के जिनका आज धरातल पर उतरकर साकार होना संभव ना होता अगर भीमराव अंबेडकर ना होते। कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातों को भी जोड़ने की कोशिश करूंगा जो कई बार विवादों का हिस्सा बनी, उस दौर की राजनीति में भी सुनी गई और आज भी कहीं सुनी जाती हैं। तो चलिए आज कीजिए मेरे साथ, यानी कि संजय मग्गू के साथ, उस यात्रा का दौर, उस सदी के किस्सों की कहानियाँ जिस दौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए थे और जीते जी ऐसा बहुत कुछ कर गए, नई पीढ़ी को ऐसा संदेश दे गए जिसके लिए भारत देश के हर बाशिंदे को, भारत देश के हर नागरिक को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। विलक्षण प्रतिभा के धनी, निर्भीक अंदाज, चेहरे पर दमकती क्रांति और अन्याय के विरोध की पुरजोर कोशिश करने वाली ये प्रतिभा 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के केंद्रीय प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश के महू नगर छावनी में एक महार परिवार में जन्मी थी। ये एक ऐसी जाति थी जिसे उस दौर की आवाम सोच बेहद हीन नज़र से देखती थी, बेहद हीन नज़र का बर्ताव करती थी। भीमराव अंबेडकर अपने पिता सूबेदार रामजी मालोजी सुखपाल और माता भीमाबाई की 14वीं संतान थे। 14 संतानों में सिर्फ 5 ही जीवित रही थी, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां थी, यानी कि 9 संतान ईश्वर को प्यारी हुई थी। भीमराव को बचपन में नाम मिला भीमराव सकपाल। उनके जो पिता थे वो भारतीय सेना में थे। भीम बहुत छोटे थे जब पिता चल बसे। उनके पिता का अपनी संतानों की शिक्षा पर काफ़ी जोर रहा था। ऐसे में जब भीमराव की उम्र 6 वर्ष की हुई तो वर्ष 1897 में उन्हें बॉम्बे के एल्फिस्टोन हाई स्कूल में फर्स्ट अनटचेबल यानी कि पहले अस्पृश्य के रूप में दाखिला मिला। ऐसा इसलिए
क्योंकि उस दौर में छोटी जाति के यानी कि महार जाति के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें यानी कि अछूतों को पढ़ने का अधिकार स्पेशली सेना की तरफ से दिया था। तो भीमराव अंबेडकर को भी यह अधिकार उसी स्किल पर मिला, यानी कि उनके पिता सेना में थे और इसी आधार पर स्कूल में दाखिला मिला। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। 5 भाई बहनों में भीमराव अकेले थे जो मैट्रिक पास कर पाए थे। इसी दौरान 1906 में जब इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी तो भीमराव की शादी 9 साल की रमाबाई से कर दी गई, यानी कि 9 वर्ष की इनकी पत्नी थी और 15 वर्ष के भीमराव थे। विवाह के बाद भीमराव अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल में डिग्री की। वर्ष 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने का गौरव भी भीमराव अंबेडकर को हासिल हुआ। बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर 1 या 2 नहीं, लगभग 64 विषयों के मास्टर थे। बचपन से छुआछूत देखती आई उन आंखों ने बड़े होकर इस प्रथा का विरोध किया। मन की खीज में खुद ही धर्म बदला, लेकिन अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके। दलितों के हक के लिए लड़े, अधिकार और आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई। गुलाम भारत में इस महान शख्सियत ने दलितों, शोषितों के लिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से कई संघर्ष किए, सफलता भी पाई। लेकिन ये शख्सियत, इनके द्वारा किए गए काम, इनका योगदान सिर्फ एक विषय या बिंदु तक सीमित नहीं रहा। अपने छोटे जीवन काल के दौरान लंबे संघर्ष भरे सफ़र में समाज के उत्थान, देश के विकास के लिए बाबा साहब ने कई ऐसे काम किए जो कालांतर में बिसरा दिए गए। हाँ, आज राजनीति भरसक होती है बाबा साहब के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर के उपनाम पर, कि वो अंबेडकर थे या अम्बेवाडकर थे, इस प्रकार की बातें भी चलती हैं। अगर आपको ये मुद्दा नहीं पता तो जाते जाते आपको ये भी बताएंगे कि उस उपनाम की क्या कहानी है। लेकिन पहले उन विकास कार्यों की बात करेंगे जो उस सदी में भीमराव अंबेडकर द्वारा अगर ना शुरू किए गए होते तो आज कुछ विकास की राहें अलग होती, जिनको हम आज खोजते। सिंबल ऑफ नॉलेज, भीमराव एक विधि वक्ता थे, विधि शास्त्री थे, कानून का अच्छा ज्ञान रखने वाले थे, एक बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और इसके साथ साथ वे दृढ़ निश्चयी समाज सुधारक थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ज्ञान उन्हें लेकर सिर्फ यहाँ तक सीमित रहा कि वो दलित समुदाय के हितैषी थे। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इन्हीं के हितों के लिए, यानी कि दलित समाज के हितों के लिए बाबा साहब ने कामकाज किया। लेकिन वास्तव में भारत के विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने में भीमराव अंबेडकर के रूप में वो मिस्त्री थे जिन्होंने कि देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। धरती का सीना गोदकर किसी नई इमारत की नींव की पहली ईंट जमाने वाले यदि कोई थे तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त आयोग की स्थापना भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा और विचारों से हुई थी और देश के वित्तीय विकास में तो तामझाम समेटने वाली इनकी जो भूमिका थी, उस भूमिका को आज विश्व जानता है कि वो क्या भूमिका थी। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड सोन नदी परियोजना, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सट्राडिशन, इन सभी की स्थापना में भीमराव अंबेडकर की एक अहम भूमिका रही थी, जिनके स्टैब्लिशमेंट के लिए अंबेडकर की मान्यताएं, उनके प्रिंसिपल ही आधार बने थे। इसके अलावा वाटर एंड पावर ग्रिड सिस्टम में बाबा साहब का एक अहम योगदान था। स्वतंत्र चुनाव आयोग भी भीमराव अंबेडकर की देन थी। काम के घंटे, यानी कि जो आदमी के कार्य का समय होता है, जो कभी पहले 14 घंटे थे, उन्हें 8 घंटे कराने का श्रेय भी बाबा साहब को जाता है। देश के तिरंगे में शोभा बढ़ाता अशोक चक्र, यानी कि आधुनिक भारत के विकास की राहें तैयार करने में जितनी भूमिकाएं, जितना योगदान भीमराव अंबेडकर का रहा, उतना शायद ही किसी शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री या कानून के जानकार का रहा होगा। लेकिन उनके श्रेय को दूसरे ले गए। कई बार इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई, सवाल भी उठे कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच संबंध कैसे थे। तो बाबा साहब ने 1955 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में खुद गांधी जी से अपने मतभेदों पर खुलकर चर्चा की थी। उस इंटरव्यू में बाबा साहब ने इस बात का खंडन किया था कि गांधी एक युग निर्माता थे। उनके न रहकर भी सदा बने रहने का क्रेडिट भीमराव ने कांग्रेस को दिया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पार्टी गांधी की यादों को
जीवित बनाए रखने के लिए हर साल उत्सव करती है, इसलिए वो लोगों के जहन में है। अगर एक कृत्रिम सांस ना दी जाती तो लोग उन्हें यानी कि महात्मा गांधी जी को कभी का भुला चुके होते। बाबा साहब अम्बेडकर का मत था कि गांधी जी ने हमेशा दोहरी भूमिका निभाई, यहाँ तक कि अखबार भी 2 भाषा में निकाले, गुजराती में दीनबंधु और अंग्रेजी में हरिजन। ये अपने इंटरव्यू में बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने उस इंटरव्यू में कहा था कि अंग्रेजी अखबार में जहां वो छुआछूत की खिलाफत करते दिखते थे, तो वहीं क्षेत्रीय भाषा में छपे अखबार में उनके भीतर का रूढ़िवादी व्यक्ति दिखाई देता था। इस इंटरव्यू में अंबेडकर ने इस बात से साफ इनकार किया था कि गांधी एक समाज सुधारक थे। भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा था कि वे रूढ़िवादी हिंदू थे, यानी कि महात्मा गांधी के लिए अंबेडकर के विचार थे। अंबेडकर ने कहा था कि जिन्होंने छुआछूत के बारे में सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि वे अस्पृश्यता को कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि अस्पृश्य उनकी स्वराज की अवधारणा का विरोध न करें। बीबीसी को दिए इस इंटरव्यू में अंबेडकर ने तो यहाँ तक भी कहा था कि गांधी जी के बिना भी राजनीतिक आज़ादी संभव थी, बल्कि उनका तो मानना था कि भारत में स्वराज अगर धीरे धीरे आता तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता, लेकिन आज़ादी बाढ़ के समान आई जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे। बीबीसी को दिए उस इंटरव्यू में अंबेडकर ने एक बात कही थी कि गांधी जी ने एक राजनीतिज्ञ की तरह काम तो किया, वो महात्मा नहीं थे। यानी कि इस बात को कहने वाले भी बाबा अंबेडकर थे, जिन्होंने ये महात्मा गांधी के लिए, गांधी जी के लिए ये कहा कि वो महात्मा नहीं थे। अंबेडकर ने कहा कि मैं उनको महात्मा नहीं मानता, नैतिकता के लिहाज से वो ईश पद के लायक नहीं थे, इसलिए मैंने अपने जीवन में गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा। ये सभी वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो बाबा साहब ने बीबीसी को दी अपने इंटरव्यू में कही थी। वैसे आपको यहाँ एक बात और बता दूँ कि शायद आपको मालूम ना हो कि गांधी जी को काफ़ी वक्त तक यही नहीं मालूम था कि अंबेडकर खुद एक अस्पृश्य हैं, यानी कि दलित हैं। बताते हैं कि गांधी जी अंबेडकर को ब्राह्मण समझते थे, जिन्हें गांधी वेस्टर्न एजुकेशन में पूरी तरह ढल चुका एक आधुनिकतावादी युवक मानते थे। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच का पॉलिटिकल कोल्ड वार ये तो इतिहास होने के बाद भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कांग्रेस से नेता अक्सर इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं कि पार्टी के मेंबर ना होते हुए भी आज़ाद भारत की पहली सरकार में, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, अंबेडकर को कानून मंत्री का पद दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि अंबेडकर दलितों के मसीहा होने के बाद भी 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारे थे। संविधान रचयिता कभी जनता द्वारा चुनकर संसद में नहीं पहुंच सका, लेकिन अगर इन बातों के जवाब इतिहास से लिए जाएं तो मालूम पड़ता है कि नेहरू ने भीमराव के अस्तित्व को हमेशा नकारा। भीमराव अंबेडकर ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि वे भारत की पहली सरकार में प्लानिंग मिनिस्ट्री चाहते थे, यानी कि योजना मंत्रालय चाहते थे, लेकिन नेहरू इसके खिलाफ थे, इसलिए नहीं दी गई। अंबेडकर विदेश और रक्षा मंत्रियों की समितियों की सदस्यता चाहते थे, जो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने साक्षात्कार में खुद कही, लेकिन उनका ये भी कहना था, उनका ये रंज भी था कि दक्षता के बावजूद भी उन्हें ये सदस्यता नहीं मिली। सरकार में अंबेडकर को कानून मंत्री का ओहदा तो मिला, लेकिन उनके कानून मंत्री रहते हुए भी नेहरू सरकार ने हिंदू कोड बिल को नहीं स्वीकार किया। इस बिल के तहत बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार, विवाहित पुरुष को एक से ज़्यादा पत्नी रखने की पाबंदी, महिलाओं को भी तलाक का हक जैसे अधिकार शामिल थे, लेकिन रूढ़िवादिता और सरकार में बिल के विरोध ने इसे पास नहीं होने दिया। ये बाबा साहब अंबेडकर के कथन थे। और मंत्री होने के बाद भी सरकार में अपना महत्व कमतर समझते थे भीमराव अंबेडकर, और इसी के चलते 27 सितंबर 1951 को उन्होंने अपने जो कानून मंत्री का उन्हें मंत्रालय दिया गया था, पद दिया गया था, उससे इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पहले कानून मंत्री का इस्तीफा ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। चाहें तो आप RTI लगा करके मालूम कर सकते हैं, आपको जानकारी यही मिलेगी। और अब अंबेडकर की चुनावों में हार की बात करें तो पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अंबेडकर के खिलाफ खड़े किए गए NS काजोलकर, जो उन्हीं के पूर्व सहयोगी थे, नेहरू खुद 2 बार उनके चुनाव प्रचार के कार्यक्रम का हिस्सा बने, यानी कि जो अंबेडकर के सामने चुनाव लड़ रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि अंबेडकर की हार के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ना ही नेहरू ने भीमराव से अपनी नापसंदी कभी छुपाई थी।
लेकिन भीमराव ने इस राजनीतिक लड़ाई में अपना ध्येय नहीं खोया। समाज सुधार के अपने संकल्प को राजनीति में रहकर और राजनीति से हटकर वे हमेशा डटकर निभाते रहे। एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चयी समाज सेवी तो थे। न सिर्फ दलित बल्कि हर जाति की महिलाओं को समानता के अधिकार के लिए संघर्ष में भी बाबा साहब हमेशा आगे रहे। और आज देखिए ना कि युग की महिला उसी आधार के बूते पर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वही वजह है कि आज भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं। और भी कई ऐसे काम हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी आधारशिला बनने या आधारशिला बिठाने उनको वजूद में लाने का काम भीमराव अंबेडकर ने किया था। उन योजनाओं को अंबेडकर ने चमकाया था। सिर्फ एक मुद्दा, एक विषय है, क्यों सियासत के लिए पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों ने इस शख्सियत के नाम के आधार पर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने का काम किया। ऐसा भी नहीं है कि ये कोशिश आज के राजनीतिक दलों ने शुरू की हो। भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासत तो 80 के दशक से ही चल रही है। बस वक्त के साथ इसका अंदाज जरा थोड़ा चमकदार हो गया है, जो गले नहीं उतरता। उनके जो इतिहास की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, उस व्यक्तित्व की वास्तविक परिभाषा आधार और विकास के कामों में इनके द्वारा किए गए योगदान और बाबा साहब की दिशा से वाकिफ़ हैं। हाँ, ये तो ठीक है कि अंबेडकर ने हमेशा जातीय भेदभाव की खिलाफत की। ये भी ठीक है कि दलितों की हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया, ये भी ठीक है। लेकिन वो शायद खुद ये नहीं जानते थे कि उनकी मौत के बाद दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले झंडाबरदार नए दौर के राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपना वोट बैंक चमकाने के लिए उनको बांट लेंगे और वो खुद सिर्फ पॉलिटिकल सिंबल बनकर रह जाएंगे, यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का एक निशान बनकर रह जाएंगे बाबा साहब। आज के दौर की राजनीति में ऐसे विषय से खींच नहीं होनी चाहिए। मुद्दे भुनाना, ऊल जलूल दिशा में मोड़ना, भटकाना आज की राजनीति का पर्याय है। लेकिन हर क्षेत्र की एक गरिमा और एक मर्यादा होती है। आज की राजनीति उस मानदंड से ऊपर उठ चुकी है। और अगर साफ साफ कहें तो आज की राजनीति उन सब मानदंडों की सीमाओं को लांघ चुकी है। अनगिनत योगदान, समाज, देश के उत्थान में अथक भागीदारी, और इसके बाद भी भीमराव अंबेडकर के निधन के 34 साल बाद वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। पहली बार संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की एक तस्वीर लगाई गई। उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उसी वक्त मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी। मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद से ही सभी राजनीतिक मंचों के ऊपर बाबा साहब का कद बढ़ता गया, उनके कटआउट लगने शुरू हो गए और यहाँ तक कि कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों ने भी बाबा साहब की विचारधारा की बात कही। दलितों के प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया गया। और उसके बाद बात करें चाहे बहुजन समाज पार्टी की और या फिर बात करें आज आम आदमी पार्टी की, सबने वही किया जो होता आ रहा है। हालांकि वर्ष 2011 में जन लोकपाल कानून की जब मांग उठी तो अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल नायक की भूमिका में थे। उस वक्त मंच पर केजरीवाल के सर पर गांधी टोपी दिखाई देती थी। उस समय बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र नहीं था, ना ही उस धारा 370 की बात होती थी। उस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सबको चौंका दिया था कि जब उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम का समर्थन किया था, तब उन्होंने बाबा साहब का नाम लेते हुए कहा था कि बाबा साहब विदेश में समानता और अखंडता चाहते थे, इसलिए वे जम्मू कश्मीर राज्य में अलग से धारा 370 का प्रावधान करने की कतई पक्ष में नहीं थे। इन सब बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही राजनीतिक दल बाबा साहब के नक्शे कदम पर ना चलते हों, लेकिन उनकी कही गई बातों को वो जनता के सामने इस तरह परोसते हैं जैसे थाली में लड्डू परोसा जाता है। मानते हैं ना कि लड्डू सबको मीठा लगता है। तो बाबा साहब के विचार वो थे, व्यक्तित्व स्वतंत्रता में प्रबल तौर से विश्वास करते थे, जातिगत समाज की आलोचना करते थे। जाति व्यवस्था की नींव होने के नाते हिंदू धर्म के उनके आरोपों से हिंदुओं के बीच उनकी लोकप्रियता कम हो गई थी। लेकिन जिन लोगों को सत्ता तक पहुंचने की चाहत थी, उन्होंने अंबेडकर को फिर से स्थापित करना जरूरी समझा और शायद राजनीति के इसी टर्निंग पॉइंट के कारण बाबा साहब फिर से स्थापित होते गए। गांवों में, शहरों में आज आप देखेंगे तो अंबेडकर की मूर्तियां लगाई जाती हैं।
यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। अंबेडकर की जीवनी को पढ़ाने का दौर भी शुरू हुआ है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 100 साल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थिति अलग अलग समय पर अलग अलग रही। समाजशास्त्रियों से लेकर राजनीतिक गलियारों में उन्हें कई बार नकारा गया। यह कहना गलत नहीं होगा जिसको मैं कह रहा हूँ कि कई बार उनको नकारा गया और अपने फ़ायदे के लिए कई बार उनको स्वीकारा गया, लेकिन अधिकतर एक मुद्दे को लेकर वो हमेशा आलोचना का केंद्र बनते रहे। कुछ लोग कहा करते हैं कि वो अछूतों के मसीहा थे, और इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर बाबा साहब के जो समाज के प्रति, देश के प्रति उत्थान के लिए जो उनके योगदान थे, समाज और देश के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्य थे, उस सहयोग को, उस योगदान को कहीं दबा दिया गया या कहीं उसको गबन कर दिया गया, जिस पर कुछ अन्य महापुरुषों के नाम अंकित हो गए। लेकिन यह सवाल यह है कि जब अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, दलितों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया, जाति पाति मिटाने में जीवन पर्यंत संघर्ष भी किया, महाज्ञानियों महात्माओं ने उन्हें इस मुद्दे में सहयोग और साथ भी दिया, तो आखिर समाज से ये दंश मिटा क्यों नहीं? क्यों अंबेडकर के नाम पर सियासतें गरमाती रहीं? विषय भी अधिकतर एक ही उठता है, जाति पाति। जब भी कभी मुद्दा उठता है राजनीति के अंदर तो जाति और समाज के मुद्दे बहुत उठते हैं, जाति और धर्म के मुद्दे बहुत उठते हैं। आइए कुछ ऐसे मुद्दे भी टटोलें जब इस महामानव के नाम पर सियासत गरमाई हो, चाहे वो सियासत पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। बात 1978 की है, जब महाराष्ट्र की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बाबा साहब के नाम पर किए जाने की बात उठी। राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी करने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले के ठीक बाद ऐसे दंगे भड़के कि अस्पृश्यता जीवन रूप में दिखाई देने लगी। समाज के ऊंच नीच में बटे दो समूह आमने सामने हो गए। दंगों का प्रचंड रूप देखा गया जो 2 महीने तक चला। हालांकि छुटपुट घटनाएं आगे भी जारी रही, लेकिन 2 महीने तक जान माल की जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई, वो दंगे महाराष्ट्र के सामाजिक इतिहास को एक ऐसा जख्म दे के गए जिसे कभी भूल नहीं सकते। लेकिन 78 का फैसला आखिरकार 1994 में हुआ। 16 साल बाद अपना स्वरूप पाने में सफल हुआ। नाम बदला नहीं गया, नाम का विस्तार हुआ और अब उस मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम में अंबेडकर का नाम जुड़ गया। ये हो गई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। बता दें कि इसी यूनिवर्सिटी से बाबा साहब ने ग्रेजुएशन किया था, अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाया था, सामाजिक आंदोलन चलाए थे और यही उनका आखिरी पड़ाव बनी थी। अब इस हिंसा के मूल में जाएं, क्या हिंसा इसलिए हुई थी कि मराठवाड़ा में अंबेडकर जुड़ रहा था? नहीं, हिंसा इसलिए हुई थी क्योंकि इससे दलित वर्ग के अंदर आत्मविश्वास में बल आ रहा था। इसलिए दोनों वर्ग दुश्मनों के रूप में मैदान में उतरकर आमने सामने हो गए थे। नुकसान हुआ, पलायन हुआ और मौत का खेल खिला गया और उसके अंदर अधिकतर नीची जाति के लोग उसके शिकार हुए। वैसे इसी नामांतर आंदोलन से शिवसेना का उदय हुआ। जिन्हें मराठवाड़ा दंगे मालूम होंगे वे शिवसेना के अस्तित्व के उदय को भी जानते होंगे। अभी बीते साल भी आंध्र प्रदेश में ऐसे ही मुद्दे पर दंगे भड़के। वजह थी कि आंध्र प्रदेश की वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा एक जिले कोनासीमा का नाम बदलकर अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला, जिसका ऐसा विरोध देखा गया कि मंत्री का घर जला, बसें जली, बसों में आगजनी हुई, वाहन जलाए गए, तोड़फोड़ हुई और इतनी घटनाएं घटी कि सरकार को आनन फानन में उस इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी। इन हिंसाओं से अलग ऐसी हिंसाओं की एक लंबी फेहरिस्त आपको मिलेगी जहां जाति छोटी होने के चलते ऊंची जाति के दबंगों ने कुछ लोगों को मौत के घाट तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र का वो केस तो आपको याद ही होगा जिसमें एक युवक को सिर्फ इसलिए मौत दे दी गई क्योंकि उनकी फ़ोन का रिंगटोन बाबा साहब अंबेडकर की तारीफ़ों से सजा था। अजब जहां है, एक तरफ हम भीमराव को दलितों का मसीहा कहते हैं, उनके दूसरे विकास कार्यों में किए गए योगदान का विसार कर सिर्फ इस मुद्दे को महत्व देते हैं, भुनाते हैं, और दूसरी तरफ देश में जाति के आधार पर होने वाली हिंसाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौर में भी ख़त्म नहीं होती। जवाब हम सब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आज विश्व पुरुष के कामों की योगदानों पर लंबी चर्चा हुई,
लेकिन जिसने भविष्य के निर्माण के लिए अतीत में काम किया हो, उसका इतिहास, उसके योगदान की व्याख्या चंद मिनटों या चंद लम्हों में समेटना मुमकिन नहीं है। और इस नाम पर सियासतें होते रहना भी कभी शायद ही ख़त्म हो, फिर चाहे पुराने दस्तावेजों से उनका पुराना या पूरा नाम ढूंढकर चलन में लाने का नियम हो और या फिर कुछ और हो। हाँ, यहाँ मुझे वो बात ज़रूर याद आई जो मैंने आपसे बीच में कही थी। जाते जाते आपको बताऊंगा कि भीमराव के साथ अंबेडकर उपनाम कैसे जुड़ा। हो सकता है आप जानते भी हों, भीमराव का उपनाम यानी कि सरनेम तो सकपाल था, लेकिन उनके जो टीचर थे वो ब्राह्मण थे, महादेव अंबेडकर, जिन्हें जात पात के उस दौर में उस बुद्धिमान बालक से बहुत स्नेह था, बहुत लगाव था। और उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपना सरनेम सकपाल से हटाकर अंबेडकर किया था। ये सरनेम उनके गांव के नाम अम्बावड़े पर था और इस तरह भीमराव सकपाल कहिए या भीमराव अंबेडकर, वो लास्ट में भीमराव अंबेडकर हो गए। आशा करता हूँ आपको भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की महत्वपूर्ण बातों, राजनीतिक और आज के दौर में उनके नाम को लेकर चल रही बयारों पर ये चर्चा, ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।